हेलो। अरे यार, ये देखियो, रेशियो चैप्टर करना पानी। प्लस टू में जो आपने रेशियो करी होती है ना, सारी रेशियोज है यहाँ पे। सबसे पहले आपकी करंट रेशो। करंट रेशो क्या होती थी अगर याद हो तो? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या बताती है आपको? करंट लायबिलिटी दा किन्ने गुना करंट एसेट पे है ना। उससे अगर 3 गुना आंसर आ गया इसका मतलब क्या होगा? जिन्नी लायबिलिटी है उदू 3 गुना दी करंट एसेट है। करंट एसेट्स वुड बी वुड हेल्प अस टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटी। करंट एसेट तो आप करंट लायबिलिटी पे कर चुकांगे है ना। करंट एसेट जिन्ने ज़्यादा उतना ज़्यादा बेटर है। आइडियल रेशियो क्या होती थी इसकी? 2:1। अगर किसी कंपनी को दुगने करंट एसेट पे करंट लायबिलिटी ना लो तो बढ़िया चीज़ है। दुगने पे है तो बेस्ट है। हायर द बेटर, लोअर द बेटर। करंट रेशियो हायर द बेटर, लोअर द बेटर। हायर द बेटर। फिर एक होती थी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होती थी? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट क्या होते थे? करंट एसेट में से वो चीज़ हटा दो जो इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। और वो क्या आ गया आपका? लूज टूल हो गए। और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ कहता कि भी तू कैश दे दे बट्टे सानू, विके ही नहीं हले माल। एक और होता था आपका प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट में ये चीज़ें आती है, तीनों चीज़ें, पर क्विक एसेट में नहीं लेने। रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, तो ये 3 चीज़ें हटा के। ठीक है। तो क्विक एसेट क्या हो गई? जो इजीली क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो वो वाले क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आपको क्या बता देगा? फिर से क्विक एसेट कितने का अवेलेबल है टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटी। इसकी आइडियल रेशियो क्या होती थी अगर याद हो तो? 1:1। आइडियल रेशियो ये होती थी 1:1। जितनी करंट लायबिलिटी है आइडियली थोड़े को उन्हें क्विक एसेट होने चाहिए। थर्ड आपने नहीं सुनी होगी शायद, तो कैश रेशियो। ये सुनी है क्या? ये नहीं सुनी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। कैश रेशियो। हार्ड कैश कितना पे है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वैसे क्या कुछ आ जाएगा? एज पर AS3 जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, जिसमें कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया, और क्या आ गया आपकी? मार्केटेबल सिक्योरिटी आ गई, जिसकी मेच्योरिटी कब तक है? विद इन 3 मंथ है। तो वो वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो हार्ड कैश कितना पे? करंट लायबिलिटी पे ऑफ करना। तो तीनों का ऑब्जेक्टिव यही है। तीनों को ना एक चीज बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो ना। सॉल्वेंसी नहीं, लिक्विडिटी रेशो। उनको क्या बोलते हैं अपना? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है लिक्विड एसेट्स कितने। लिक्विड एसेट का मतलब ये होता है कि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। लिक्विड। तो लिक्विडिटी रेशो बताती है आपको, मतलब ये आपको एक बिजनेस एंटिटी की लिक्विडिटी बताती है। करंट एसेट कितने पे है? देखो एक्चुअली विच ना ये उत्ते ज़्यादा ਵੱਡੇ करंट एसेट रख ले, मतलब ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਨਟੂ ਕੈਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਗਏ ਹਾਰਡ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਗਏ ਆਪਾਂ। करंट एसेट होर घटाते, क्विक एसेट होर घटाते, हार्ड कैश रख लिया। मैं एक थोड़ा गल दस देना है, इस रेशो चैप्टर में हमने करना क्या होगा? कुछ तो आपको 2-4 डाटा दिया होगा, 2-4 रेशोज दी होंगी, उससे अपन ने क्या करना है? P&L बैलेंस शीट बनानी। इन रेशो से डाटा निकलता रहेगा, P&L और बैलेंस शीट बनानी। एक भी अगर रेशो थोड़ा ना आंदी हुई, थोड़ा क्वेश्चन रुक गया, क्वेश्चन फंस गया, P&L बैलेंस शीट बनना नहीं गई। एक भी रेशो ना आनी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि डाटा देता रेशो पुट कर दो, रेशो का आंसर कट के ना पेपर लिख दो, ये लो ये आंसर आ गया। कैश रेशो कितनी है? 2:1। जो ऐ करना तो फिर एक रेशो ना भी आती भी सर जाता। ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है? P&L बैलेंस शीट बनानी है। P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए सारी की सारी रेशोज आपको आनी चाहिए। बच्चा ये करता है कैश रेशो भूल जाता है। ध्यान रखिए। चौथा, अगर मैं बोलूँ खाली वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर मैं बोलूँ वर्किंग कैपिटल रेशो, फर्क है। एक खाली वर्किंग कैपिटल एब्सोल्यूट फिगर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और एक मैं बोलूँ वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होता है। और अगर मैं बोलूँ वर्किंग कैपिटल रेशो, इसका मतलब क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल रेशो
करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो का नाम ही अल्टरनेटिव नेम क्या है, वर्किंग कैपिटल। एक और है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। जितनी भी टर्नओवर रहती है, लाइक एक आपने सुना होगा स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये तो सुना होगा ना, स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये क्या होती थी, आगे जाके करेंगे चलो। स्टॉक टर्नओवर याद है थोड़ी सी, स्टॉक टर्नओवर रेशो। जिन्नी अपने को इन्वेंट्री कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋਸ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ। कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਸਾਲ 'ਚ ਵੇਚਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੇਚਦਾ। ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ किन्ने गुना माल बेचता आप, जिन्ना अपने को अगर मान लो 10 लाख का सामान पे है, शॉर्ट टर्नओवर रेशो अगर आपकी 18 है तो इसका मतलब क्या हो गया 180 लाख का पूरे साल में सामान। तो हायर द टर्नओवर बेटर या लोअर द टर्नओवर रेशो बेटर, हायर। ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਸਟਾਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪकी ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੇਜ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਧ ਗਈ, शॉर्ट टर्नओवर रेशो डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशो घट गई। तो अगर आप इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखोगे तो टर्नओवर रेशो गिर जाएगी। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो जान करके बंदा ये समझूगा किन्नी की इन्वेंट्री होल्ड करके ਉਹਦਾ किन्ने गुना माल बेच ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 गुना 20 गुना 30 गुना कुछ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ 2:1 ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ 2:1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 365 ਬਟਾ 2 180 ਦਿਨ ਆ ਗਏ, वही 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ से ये पता लग जाएगा ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕੂਗਾ। ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। मैं तो बस वैसे दसना सी वर्किंग कैपिटल है ना, टर्नओवर रेशो बाद में करेंगे। वर्किंग कैपिटल की 3 चीज़ें हैं, एक तो खाली वर्किंग कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल रेशो और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में क्या होता है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वर्किंग कैपिटल पई है मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ਉਹਦੇ किन्ने गुना पूरे साल च सेल कर गए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इसकी जैसी एक दो और होती है, लाइक टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो क्या निकलेगा फिर, जिन्ने थोड़े को टोटल एसेट पे है ਉਹਦਾ किन्ने गुना तुम सेल करती। क्योंकि बिजनेस अगर चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए आपको फिक्स एसेट चाहिए, करंट एसेट चाहिए, तो मतलब वर्किंग कैपिटल चाहिए। करंट एसेट टर्नओवर रेशो अगर बनेगी तो उसका मतलब क्या बनेगा, करंट एसेट टर्नओवर रेशो सेल्स अपॉन करंट एसेट। करंट एसेट बिजनेस चला के किन्ने गुना सेल करती। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बनेगा तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो बनेगा तो फिक्स एसेट अपॉन सेल्स, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। टोटल एसेट बनेगा तो टोटल एसेट डिनोमिनेटर में ऊपर सेल्स। एक्चुअली विच ना चार ही चीज़ें है जी हैं, बिजनेस चार 3-4 चीज़ा लाओगे फिर ही बिजनेस चलूगा, अदरवाइज चलू किवें भाई। दुकान ते इन्वेंट्री रखोगे, गले च पैसे रखोगे, स्टॉक रखोगे, फिर ही धंधा तुरूगा। फिक्स एसेट लिया के रखोगे फिर ही चलूगा। ये चीज़ा चल के ये चीज़ा इंप्लॉय करांगे, अप्लाई मतलब है ना, बिजनेस इंप्लॉय करांगे लगावांगे तो ही अपना बिजनेस चलूगा, और बिजनेस चलावांगे तो सेल करा। तो ये चीज़ बताती है। चलो लिक्विडिटी की आपकी 4 रेशो है, एक करंट रेशो, क्विक रेशो, कैश रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो का अल्टरनेटिव नाम क्या है, करंट रेशो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, खाली वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो का अल्टरनेटिव नाम क्या है, लिक्विड एसेट रेशो या फिर एसेट रेशो। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसमें क्या आएगा आपका, क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश। करंट एसेट में एक तो स्टॉक हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दोगे, आपकी बात सही है। एक हम क्या हटा देंगे, लूज टूल्स, तो लूज टूल्स अगर हैं तो वो भी हटा देंगे। फिर आ गया एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, कैश और कैश रेशो का अल्टरनेटिव। कैश रेशो का मतलब क्या रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक हो गया। इसका एक और नाम क्या, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। खाली लिक्विडिटी रेशो तो क्विक एसेट, एब्सोल्यूट लिक्विड, जो ही एब्सोल्यूट लिक्विड चाहिए, लिक्विड का मतलब यही होता है कैश, एब्सोल्यूट लिक्विड चाहिए हमें तो खाली कैश रख लो। ये बेसिक इंटरवल, ये लोड नहीं इसकी। अगला बस आगे चलो।
अब आपकी रेशोज आ गई कुछ तो ऐसी, इक्विटी रेशो। इक्विटी छोड़ो, आपको ये समझ में आती है ना, डेट इक्विटी रेशो। तो इसमें क्या होता है, डेट अपॉन कितनी आइडियल होनी चाहिए, 2:1। अब जब भी मैं आपको कहूँगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मतलब उसका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या था, जब आपने डेट इक्विटी रेशियो रखा था, वो जो डेट मतलब केड़ा, शॉर्ट टर्म भी या खाली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऑल्सो या खाली लॉन्ग टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म। तो सिर्फ जब जब डेट कहेंगे ना, ओनली लॉन्ग टर्म उठाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या कुछ आता है पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या कुछ आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, जब मैं खाली वर्ड लिखता हूँ इक्विटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों चीज़ें, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और रिजर्व एंड, जिधर जिधर वर्ड इक्विटी होगा ना, उसका मतलब दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगे उसमें। नेक्स्ट क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या होगा आपका, लॉन्ग टर्म डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तीन चीज़ें, हो गया। अब एक है आपकी डेट रेशो। अगर मैं आपको कहूँ डेट रेशो कितनी है, 30%, इसका मतलब क्या समझे आप, डेट रेशो 30% है। परफेक्ट। तो ऊपर क्या रखोगे, डेट, नीचे क्या रखोगे, डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी। डाउट ये आएगा साथ में प्रेफरेंस कैपिटल भी रखने डिनोमिनेटर में, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं रखते, रखती हैं, सही है, आइडियल है, बढ़िया है, रखना भी चाहिए था, डेट प्लस इक्विटी प्लस। टोटल जितना पैसा ला रखे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डेट कितने परसेंट है। एक्चुअली मेरे को डाउट इसलिए आया क्योंकि ना डेट रेशो होंगी है, इक्विटी रेशो होंगी है, पर प्रेफरेंस रेशो नहीं होंगी। तब मैंने ऐसे डेट इक्विटी रेशो 100 ना हो, कहीं नहीं है, सही है, बढ़िया। डेट रेशो मतलब टोटल जितना पैसा लाया हुआ है बिजनेस, बिजनेस कितना पैसा लाया हुआ है, इसी एक और चीज वर्ड बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपको याद हो तो आपने सुना होगा वर्ड, एक तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक आपने सुना होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और शायद तो ये भी सुना हो, याद हो तो, कि ROI और ROC एक ही बात होती है, ये नहीं पता। हाँ, यस, ROI या ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है। दोनों ही क्या है, कमाई ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टमेंट, डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस तीनों। तो डेट रेशो मतलब क्या, टोटल जितना बिजनेस पैसा लग गया हुआ है ਉਹਦਾ कितने परसेंट डेट है। इक्विटी रेशो मतलब क्या, इक्विटी अपॉन इक्विटी रेशो। अगर ये 30% में क्या कहते हो, इक्विटी रेशो 70% ही होगी कंफर्म, हाँ या ना, क्योंकि प्रेफरेंस भी तो है कुछ। हाँ, अगर प्रेफरेंस नील है फिर ठीक है, पर अगर प्रेफरेंस एग्जिस्ट कर रही है फिर 70% नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। तो अगर आपकी इक्विटी रेशो 60%, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कैपिटल जितने पैसा लग गया है बिजनेस से ਉਹਦਾ 60% इज योर इक्विटी। तो डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ डेट भी आ गया, इक्विटी भी आ गया एंड प्रेफरेंस। मैंने यहाँ पे लिखा खाली इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या, दोनों, कैपिटल एंड रिजर्व एंड, एक हो गया डेट रेशो, एक हो गया डेट इक्विटी रेशो। एक और आएगी आपकी उसके बाद, कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो नाम नया आ गया, नाम से क्लिक नहीं करता, कैपिटल गियरिंग रेशो। देखो, आप बचपन से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़े बिजनेस स्टडी च, बिजनेस स्टडी में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, याद है, बिजनेस स्टडी में एक टॉपिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नहीं याद, नहीं याद। डेट लेने का फायदा होता है, डेट लेने का फायदा होता है, की फायदा है, फिर तो ठीक है, टैक्स डिडक्टेबल है, इसका मतलब क्या होगा टैक्स डिडक्टेबल का, इंटरेस्ट P&L में चार्ज कर सकते हैं तो खर्चा घट पैंदा है, हो गया।
तो जैसे वो केडी निकालते वक्त इंटरेस्ट बैक्ड 1 - t करते हैं तो उसको बोल रहे हैं टैक्स डिडक्टेबल है, सही है। और बेनिफिट यूजुअली देखा जाता है भी फिक्स कॉस्ट कैपिटल तो फिक्स है ना, इंटरेस्ट रेट फिक्स है, मतलब प्रॉफिट जब ਵਧੂਗਾ भी तो इंटरेस्ट रेट अपना फिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ है। ज़्यादा प्रॉफिट अगर कमाने भी लग जाएंगे तो उन्होंने वही नियम इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ब्याज आपका फिक्स है इसमें, और ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है ना, ये देखा जाता है कि जी केई है वो ज़्यादा होंगी है और केडी घट होंगी है। केडी घट क्यों होंगी है, रिस्क खत्म हो गया। बैंक है, बैंक ने किसी लोन देता, बैंक को पता ही है इन्ना प्रिंसीपल मुड़ना ही मुड़ना है, इन्ना इंटरेस्ट आना ही आना है। थोड़ा सा रिस्क तो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बैंक की, बैंक ने जो लोन दिया, पर फिर भी एक तरीके नाल ना रिटर्न फिक्स है। इक्विटी शेयर में क्या है, पैसे लाते पता नहीं डिविडेंड आऊगा ना होगा, रिस्क ज़्यादा है। शेयर खरीदने में रिस्क ज़्यादा होता है, लोन में रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू शेयर खरीदने में। लोन से रिस्क घट है एज़ कम्पेयर टू शेयर खरीदने में। तो जो ज़्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी ज़्यादा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होती है, डिवेंचर की एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्चुअल ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ में ये पढ़ा हुआ आपने कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल अगर ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। मतलब अपने को 1 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਈ ਆਊਗੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜੂਗੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ अपना बिजनेस कितना कमा के दे रहे हैं, मान लो 15% कमा के दे रहे हैं, और इक्विटी वाले भी आप कितना देना है पीछे 15% देना है, की बचा खास, कुछ नहीं बचा खास। और फिर तो बिजनेस तो कितना ही कमा के दूगा, अपन 15% ही कमा के दूगा, पर बिजनेस तो हम 3 ਲੱਖ ਦਾ 15% कमा के दूगा ना। पर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣਾ ਡੈਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 6% ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 9% ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੈਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ऐसे करके इक्विटी वाले को बच जाता है। तो कैपिटल गियरिंग रेशो इज फिक्स कॉस्ट कैपिटल किन्नी है अपने बिजनेस जिदा आप फायदा लै पा रहे। फिक्स कॉस्ट कैपिटल वाली कौन सी है आपकी, फिक्स कॉस्ट कैपिटल कौन कौन सी है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल कौन कौन सी है। एक तो डेट, लोन, डेट वन भी आ गया, लोन भी आ गया, डिवेंचर भी आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए, सब कुछ आ गया इसमें। और एक आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों क्या है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल। इन्ना दी रेशो कंपेयर टू इक्विटी, फिक्स कॉस्ट कैपिटल और विदाउट एनी फिक्स कॉस्ट। इसको आप याद पता है क्या रखो, जैसे डेट इक्विटी रेशो ना, ऊपर डेट और नीचे इक्विटी, कैपिटल गियरिंग रेशो भी डेट इक्विटी जैसी है। ये दसदा है भी कितनी फिक्स कॉस्ट कैपिटल है और इन कंपैरिजन टू द डेट प्लस प्रेफरेंस डिवाइड बाय एक, ठीक हो गया। फिर अगर रेशो का नाम ही हो डेट टू टोटल एसेट रेशो, डेट टू टोटल एसेट रेशो क्या बनेगा, ये डेट टू टोटल एसेट क्या बताएगा आपको। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ऑब्वियसली ਗੱਲ ਹੈ, देखो टोटल एसेट ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर डेट घट होगा, तो ਇਹਦਾ आंसर आए बनूंगा ना 40%। मतलब क्या हुआ इसका, टोटल एसेट का 40% डेट है, या फिर टोटल एसेट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ। 40% डेट, 40% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंस्ड फ्रॉम डेट, 40% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड फ्रॉम डेट। एसेट पैसा ब्लॉक है, किसी का तो ब्लॉक ही है ना, डेट का 40% ब्लॉक है। एसेट्स का 40% एसेट्स आर फाइनेंस फ्रॉम डेट, 40% ऑफ द टोटल एसेट्स डेट तो आए हैं। डेट टू टोटल एसेट रेशो। अगला क्या बन गया आपका, टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशो। देखो अब तक वर्ड आ रहा था खाली डेट, जब खाली डेट वर्ड आता था तो हम क्या रखते थे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। पर अगर क्वेश्चन कहे कि टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशो, तो आप क्या रख लोगे ऊपर, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइड बाय
ठीक हो गया। और शॉर्ट टर्म डेट का मतलब क्या? शॉर्ट टर्म डेट का मतलब लोन वाली आइटम रखनी है आपने, या आपने जो करंट लायबिलिटी आपकी ये नहीं रखनी। और जल्दी बताइए, रिकॉल करो। वो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो कौन सी थी? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, कैश अपॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल रेशो क्या थी? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशो क्या थी? हाँ, 3-4 से सारी लिक्विडिटी रेशोज हैं। एसेट टेस्ट रेशो क्या थी? एसेट टेस्ट रेशो कोई कैसे डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। डेट रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट। जब डेट बोलेंगे मतलब क्या? टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशो, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। डेट टू टोटल एसेट रेशो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल एसेट। डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। कैपिटल गियरिंग रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो इज फिक्स कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल में डेट प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस डिवाइड बाय इक्विटी। डेट प्लस प्रेफरेंस डिवाइड बाय इक्विटी। चलो, जो हमने आपको ये कहा ना कि शॉर्ट टर्म डेट रख लो, तो शॉर्ट टर्म डेट का मतलब डेट रखना है, करंट लायबिलिटी नहीं रखनी। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, क्रेडिटर है, करंट लायबिलिटीज है, वो नहीं रखनी। आपने क्या रखना है? बोरोइंग है, कोई बैंक ओडी है, वो रखनी है सिर्फ। शॉर्ट टर्म डेट मतलब डेट रखना है, लोन रखना है। तो करंट लायबिलिटी नहीं कहा हमने, सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का। नेक्स्ट, एक इसको और भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं। एक इसका और नाम क्या है? नहीं, प्रोप्राइटर फंड इसको नहीं बोलते। प्रोप्राइटर फंड की अगर वर्ड आएगा तो उसमें क्या डेट आएगा? और हम कहें प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर मतलब वर्ड मालिक की बात कर रहे हैं, तो मालिक की बात करेंगे तो शेयर होल्डर फंड खाली आएगा, डेट नहीं आएगा उसमें। ठीक हो गया? तो प्रोप्राइटर फंड में क्या आएगा? प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस। हाँ, इक्विटी जब मैं बोलूँगा तो उसमें कैपिटल और रिजर्व्स। तो प्रोप्राइटर फंड। अगर हम कहें प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। बट कितने परसेंट ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड फ्रॉम प्रोप्राइटर्स फंड? प्रोप्राइटरी रेशो क्या है? प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। कितने टोटल एसेट फाइनेंस्ड है थ्रू द प्रोप्राइटर्स फंड। जैसे वो रेशो करी थी ना अपने, डेट टू टोटल एसेट रेशो, वही होगी प्रोप्राइटर फंड। टोटल एसेट का कितने परसेंट डेट तो फाइनेंस्ड है, तो कितने परसेंट प्रोप्राइटरी रेशो तो फाइनेंस्ड है, प्रोप्राइटर फंड तो फाइनेंस्ड है, बकाया वो करंट लायबिलिटी तो फाइनेंस्ड। हो गया? तो तीनों एक जैसी, मतलब एक जैसी अपन सारी इकट्ठी रख रखी है। चलो आगे। ये तो देखो हैगी है, स्टैंडर्ड रेशो है, टेक्निकल रेशो है जो चलती है इंडस्ट्री में। ये आईसीआईडी रेशो है। आईसीआई क्या करता है, कुछ भी आपको बोल देगा, लाइक फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशो। ऐसी कोई है नहीं वैसे, पर इन्होंने देखो जड़ियाँ हैगी सी ना टेक्निकल, इन्हों का एक रीजन बनता सी इन्हों की ना रेशो ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਆਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ।
फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशो, वैसे नाम पढ़ के पता लगने लग गया, ऊपर क्या रखेंगे, फिक्स एसेट डिवाइड बाय क्या रखेंगे, प्रोप्राइटरी फंड। क्या पता लग रहा है आपको, क्या बता रही है ये रेशो? प्रोप्राइटरी फंड का कितने गुना फिक्स एसेट है? सेंस नहीं बस। प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या होता है आपका? प्रोप्राइटर फंड मतलब क्या था? प्रोप्राइटर, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस इज योर प्रोप्राइटर फंड। नेटवर्थ मतलब, नेटवर्थ बंदे की नेटवर्थ अगर निकालनी हो तो उसका मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज केड़ी, करंट लाइबिलिटी के लॉन्ग टर्म डेट भी। ਐਂ करो बैंक तो लोन ले लो नेटवर्थ वाजू, और एक मिनट, बैंक तो लोन ले लिया नेटवर्थ वाजू, थोड़े साल तो वध गई, क्योंकि लोन ले लिया डेट वध गया, डेट वध गया तो नेटवर्थ वध गई। करंट टोटल एसेट माइनस करंट एसेट। गुरकीरत ने जैसे कहा कि टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दो, अगर करंट लायबिलिटी किया तो पीछे क्या रह गया, डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो मैं कह रहा भी जो आप लोन वध ले लिया, ऐ कह दी नेटवर्थ वध गई। करंट एसेट का तो कोई सेंस ही नहीं बनया। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ प्लस शॉर्ट टर्म डेट भी प्लस लॉन्ग टर्म डेट भी, सारा घटा दो। बेसिकली की बचा पीछे, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस ही बचा, तो ये नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ वही है ना बंदे का, मतलब मालिक का क्या, प्रोप्राइटर फंड एक ही बात है, प्रोप्राइटर फंड या नेटवर्थ। ठीक हो गया यहाँ तक? अगली आ गई आपकी कवरेज रेशो, ये कौन सी होती है? अगर हम कहें इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नहीं, कवरेज रेशो समझाने से पहले सेल्स, सेल्स, सेल्स में से अगर कॉग्स कम करे तो क्या बचता है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉग्स मतलब ट्रेडिंग तक के सारे खर्चे आ गए, कॉग्स मतलब ट्रेडिंग तक के सारे खर्चे आ गए, सही है, जीपी आ गया, पीएनएल के खर्चे तो नहीं आए हले। गलत ध्यान ਨਾਲ सोच के दसियो, ਜਿਹੜੇ ट्रेडिंग तक के सारे खर्चे पे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या वो सारे ऑपरेटिंग ही है, कोर बिजनेस से रिलेटेड ही है? हाँ। और पीएनएल में जो खर्चे पड़े हैं क्या वो सारे ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं? पीएनएल की ऑपरेटिंग आइटम में माइनस कर दो यहाँ से, पीएनएल की ऑपरेटिंग आइटम्स, ऑपरेटिंग खर्चे पीएनएल के, जिनका नाम क्या है आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपके पास बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम होता है आपका ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा? हाँ, ऑफिस की डेप, ऑफिस फर्नीचर जो होगा उसकी डेप। हमने ये थोड़ी कहा कैश खर्चे रखने, नॉन कैश भी रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई गर्मी नहीं कुछ करके बैठे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पीएनएल के ऑपरेटिंग खर्चे, डजेंट मैटर वो कैश है नॉन कैश है, वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। सेल्स, सेल्स स्टाफ की सैलरी आ जाएगी, सेल्स स्टाफ की सैलरी आ जाएगी क्या? हाँ, ऐसा कुछ है। ऑफिस एडमिन खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, कॉस्ट शीट नहीं थी ना, कॉग्स के बाद जो खर्चे आते हैं वो सारे इधर ही आएंगे। कॉग्स के बाद खर्चे कौन से आते थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड, कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट जब बनाते थे, कॉस्ट शीट बना के जो आपके पास प्रॉफिट आता था, कॉस्ट ऑफ सेल सेल ना कंपेयर करके ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट आंदा सी, ਆਪਾਂ कॉस्ट शीट ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरेस्ट एक्सपेंस पाया सी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पाते सी। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਪੂਰੀ कॉस्ट सब्जेक्ट नहीं पाना, पर जब सर्विस कॉस्टिंग है फिर पा देंगे, पाया सी कितने सर्विस कॉस्टिंग च पाया सी। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਾਸਟਿੰਗ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ 'ਚ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਲਿਆ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਲ ਮਾਈਨਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਫਿਕਸ ਕਾਸਟ इज इक्वल टू प्रॉफिट। आवली चीज़ मैंने इतने भी लोड़ है, लीवरेज चैप्टर च कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को, पर उत्थे मैंने कहूँगा भी जिहड़ा करके थोड़े को प्रॉफिट आया ना ये EBIT है, क्योंकि कॉस्ट सब्जेक्ट फिर तो आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चे चकते नहीं। ब्याज एक अपना सब तो बड़ा नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट जस्ट। पर कॉस्टिंग सब्जेक्ट के सिर्फ आप ऑपरेटिंग ही चकते सी, पर FM इतने अपना फाइनेंस ही तो मेन है, इतने नॉन ऑपरेटिंग खर्चे की भी गल्लां करांगे। अच्छा एक्चुअल ना एक होर नाम होंदा है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट होंदा कि एक्चुअल कॉग्स प्लस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू योर ऑपरेटिंग कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग। दो वर्ड हो गए, एक एक्सपेंस है एक कॉस्ट है। केड़ा वर्ड वड्डा है? एक्सपेंस वर्ड ज़्यादा बड़ा है, कॉस्ट वर्ड ज़्यादा बड़ा है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में दोनों आएंगे, कॉग्स भी आएंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब सिर्फ P&L के ऊपरले खर्चे और ऑपरेटिंग। तो सेल में ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाओगे तो क्या आएगा सीधा आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसका नाम क्या होता है आपका? सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करोगे तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो इसमें क्या प्लस कर दो? अगर कोई बाई चांस आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम पड़ी है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो प्लस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो वो माइनस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया क्या? सबसे बड़ा टेस्ट या कोई अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अर्निंग बिफोर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल देते हैं। इसमें से क्या माइनस करते हैं अपना? टैक्स। टैक्स कौन सा? इनकम टैक्स, GST, इनकम टैक्स। PBT माइनस इनकम टैक्स करोगे तो क्या आएगा आपके पास? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अकाउंट्स दे नहीं चलना, अकाउंट्स के जो नेट P&L बनाते हैं उसमें क्या टैक्स एक्सपेंस डेबिट करते हैं? अकाउंट्स का जो P&L बनाते हैं क्या उसमें टैक्स का खर्चा डेबिट करते हैं? प्रोविजन ऑफ टैक्स पानी है, P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स पानी है ना। तो नेट प्रॉफिट आंदा है वो PBT है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? आफ्टर टैक्स है ना, तो इसी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है आपका? तो नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है आपका? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये इनकम स्टेटमेंट याद होगी, तो बोलते हैं आप इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या उठाया ऊपर? सेल। सेल में से क्या कम किया? कॉग्स। कॉग्स एक ऑल्टरनेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉग्स कम करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे अपन? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बचेगा पीछे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और नाम EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT जो की घटावांगे ब्याज, ब्याज घटा के बचेगा पीछे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, या PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ही बात है। PBT जो टैक्स घटा दो, टैक्स घटा इनकम टैक्स, और क्या बचेगा पीछे आपके? पैट। पैट कह लो या नेट प्रॉफिट कह लो, एक ही बात है। नेक्स्ट।
इफ हम कमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मतलब इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जी आऊगी टाइम्स च आऊगी इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितना गुना अवेलेबल है आपके पास। इंटरेस्ट पे करना है डिनोमिनेटर च इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे केड़ी फिगर चो करना है, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने तो पहले बाद च है, हो सकता नेट प्रॉफिट जीरो है मतलब इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, पे तो कर ही सकते हैं, पे करो तो बाद नेट प्रॉफिट जीरो हो जाए। ईबीआईटी ईबीआईटी जो आपका की देना है ब्याज, अच्छा ब्याज 40,000 है, देखो ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी अगर थोड़ा 40,000 तो ज़्यादा हो गया, रेशो मोर देन 1 होगी, हायर द बेटर। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। और अगर मैं कहूँ प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड थले प्रेफरेंस डिविडेंड केड़ी फिगर चो दोगे, जो पैट आ गया पैट चो की करांगे प्रेफरेंस डिविडेंड ही देवांगे, की बचूगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यही जिसदे ईपीएस कटते होंगे सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या बचेगा आपके पास, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास, नेट प्रॉफिट या पैट, तो उत्ते ही रखांगे पैट, अपन की पता लग गया जिन्ना प्रेफरेंस डिविडेंड देना है उदा किन्ने गुना पैट पे है, किन्ने टाइम्स पे है, कवरेज रेशो ऊपर वड्डी फिगर थले छोटी फिगर, जेड़ा प्रॉफिट पे करना है वो केड़े चो पे करना है, जेड़ी आइटम पे करनी है वो केड़े प्रॉफिट चो पे करनी है, जो पे करना है वो थले, जिहदे चो पे करना है वो ऊपर। इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या आपके पास सिर्फ ईबीआईटी है, कोई और फिगर भी है, इंटरेस्ट पे करने के लिए यू हैव ओनली द ईबीआईटी और कुछ और भी आपके पास, अगर रेंटल इनकम कमा रहे हो क्या उसमें से भी इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ईबीआईटी प्लस नॉन ऑपरेटिंग, ईबीआईटी प्लस नॉन ऑपरेटिंग, हाँ है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जेड़ा पैसा आया की करना होता, सब तो प्रायोरिटी तुम ब्याज ही देना ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो ईबीआईटी आ खड़ी है दोनों, इन्होंने दोनों ने की करना है प्रायोरिटी देना, दोनों ने ब्याज पे करना है मिलके, ये ब्याज पे कर देंगे फिर इन्ना बचूगा, जेड़ा बचूगा पीवीटी ने सब तो पहला की करना है, पीवीटी ने सब तो पहला टैक्स पे करना है, टैक्स पे करके पैट बच गया, पैट ने सब तो पहला की करना है प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, ईए बच गया, ईए ने की करना है इक्विटी डिविडेंड बढ़ना है। और अगर मैं कहूँ इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, अगर मैं कहूँ इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो तो नीचे इक्विटी डिविडेंड ऊपर पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या बचा ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। पर डिविडेंड पे आउट रेशो क्या थी, मैं ना थोड़ा फॉर्मूले पता किन्ने कराने हैं तुम दिखा दा, मैं इतों शुरू होया 1 पेज 2 पेज आ 3 पेज आ चौथा पेज आ 5वां पेज आ 6वां पेज आ 7वां पेज आ 8वां पेज, ठीक है 8 पेज करवा के तोड़ना मैंने आपको, फॉर्मूले करके क्वेश्चन भी कराऊंगा फिर ही करोगे, 4 बजे फिर आपको नोट्स दूंगा ये, मेरे नोट्स 2-4 बार रिकॉल करोगे, चाहे लेक्चर फिर से लगा लेना आज का हुआ, कुछ नहीं है क्वेश्चन होंगे 4 नहीं सी 4 दिन लगते सी, +2 करने में साल लगता था, अब आपने साल में इंटर के बहुत ग्रुप करने हैं, सही है ना, पकाई ना मारो, सुनो 3 होगी, हेलो ओए ये 3 होगी, बहुत हो गया, ये जो 2 है बाद में देखेंगे। अच्छा ये वैसी है, देखो आ तीन तो स्टैंडर्ड रेशियोज है, टेक्निक आ तीन तो स्टैंडर्ड रेशियो टेक्निकल जी बाजार से चलती हैं,
अरे कदी फिर आईसीएज आ जाती है सब नवा रेंट कवरेज रेशो। अब अगर फंडा देखिए इनमें क्या था, हेलो हेलो, इन तीनों रेशो में कॉमन चीज ऑब्जर्व करे तो क्या थी, ਜਿਹੜਾ पे करना वो थल्ले, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ पे करना है ऊपर। न्यूमरेटर ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਗਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बस आ ही जाऊगा, ਹੁਣ ਹੋਰ कुछ नहीं है पे करने ਨੂੰ। अब रेंट कवरेज रेशो है तो नीचे का रखोगे रेंट, ऊपर क्या रखेंगे, एक मैंने बता दिया, आप बता दो। नीचे रेंट, ऊपर क्या रखेंगे, रेंट ऑपरेटिंग खर्चा है नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। हाँ रेंट कादा होगा यार, फैक्ट्री का होगा, ऑफिस का होगा, और कादा होना और कादा होगा ਲੈ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਦਾ प्रोडक्शन ਕੰਮ ਹੋਊ ਜਾਂ सेल ਚ ਕੰਮ होऊ, तो ऑपरेटिंग ही होगा रेंट, तो रेंट है तो ऑपरेटिंग। ऊपर क्या रखे, सही है, फिर ये तो दिखने ही यार कादा है यार, हद है, जेन्युइन है डाउट। मैं तो ये पूछा रेंट कवरेज रेशो है, थले रेंट रखना है, उत्ते की रखना है, रेंट का जो पे करना है ऑपरेटिंग खर्चा ना, काश जो पे करना है। ਹੁਣ ਅਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ जीपी सही है, पर मैंने गल दसो जीपी जो कला पे करना है कि होर भी खर्चे पे करने हैं, न्यूमरेटर जो फिगर रखी है बस ए चो आही पे करना और कुछ नहीं, ईबीआईटी है, ईबीआईटी की सी ब्याज ही पे करना, बाकी तो गल्ला बात ही है ना। ऊपर क्या रखो हंस के, प्रॉफिट तो यही था जीपी के बाद तो ईबीआईटी था, और क्या रखे, ईबीआईटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐ ਕਰੋ रेंट वापस ऐड बैक कर दो, तो ईबीआईटी जो रेंट कटे हुए हैं रेंट ऐड बैक कर दो, तो क्या बन गया प्रॉफिट बिफोर रेंट, जिसे जो उनका रेंट पे होने बाकी तो पे हो गया सारा। ले ये आईसीआई की रेशियो है, देखो हर क्वेश्चन में तो है भी नहीं, सिर्फ एक आधे क्वेश्चन में है बस, कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। शॉर्ट हो गया, अगली रेशियो ये बेकार है, चलो आगे, ये भी बेकार है। जेडे मेन है वो करो सारे क्वेश्चन जी मेजर घूमनी है। हाँ देखो फॉर्मूले लिख लिख दिते हुए एक दो रेशियो जी रहूगी एंड ये तो याद कर जाएंगे, रहेगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो ना सर, पर मेन मेन जो है पहले वो याद करो उतनी। वो प्रोप्राइटरी रेशो क्या थी, प्रोप्राइटर फंड मतलब, प्रोप्राइटर फंड मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ठीक हो गया। प्रोप्राइटरी रेशो क्या थी, डिवाइड बाय टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट, कितने परसेंट तो टोटल एसेट्स आर फाइनेंस फ्रॉम द प्रोप्राइटर फंड। डेट रेशो क्या थी, डेट अपॉन तिन्ने, नेटवर्थ क्या थी, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ, प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी प्लस, हाँ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस के में आ गया टोटल एसेट माइनस सारी लायबिलिटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ईबीआईटी अपॉन इट, ईबीआईटी में एक और जोड़ देना नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अगर याद रह जाए तो वो भी अवेलेबल है फॉर टू पे द इंटरेस्ट। जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी अपॉन नेट सेल, अगर नेट सेल बोला नीचे उसका मतलब क्या हुआ, सेल रिटर्न माइनस करके, ऑब्वियस ही बात है सेल रिटर्न माइनस करके। पर हाँ एक बार एक क्वेश्चन डाला था टेस्ट में और सारे जो का गलत सी, कहते नेट सेल ही रखनी है, सेल माइनस सेल रिटर्न। देखो ना, नो याद कर लोगे आप, तो डिनोमिनेटर नेट सेल इंटू 100 करेंगे, जीपी रेशियो क्या होती है 0.40 या 40% है, एक्चुअली भी जो भी आए होगा ना डिनोमिनेटर ਵੱਡਾ ਤੇ न्यूमरेटर छोटा इंटू 100 हो ही रहा होता है, क्योंकि 0.40 यूजुअली होता है 40% जैसी होती है जिसे। नेट प्रॉफिट रेशो, एनपी रेशो, उत्ते सेल नेट प्रॉफिट मतलब पीबीटी पीएटी, पीएटी पैट अपॉन
नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जीपी, ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ईबीआईटी होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑन सेल का कितने %? हाँ ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट की कुछ आंदा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल, हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। अगर मैं बोलूँ खाली ऑपरेटिंग रेशो, सर खाली ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, खाली अगर ऑपरेटिंग रेशो बोले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। खाली अगर ऑपरेटिंग रेशो की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो बेसिकली, ठीक है। तो खाली ऑपरेटिंग रेशो की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो बनेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ये दोनों होती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमने कर लिया है ना। प्री टैक्स प्रॉफिट रेशो, प्री टैक्स प्रॉफिट तो पीबीटी होता है, पीबीटी अपॉन सेल। फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो, फाइनेंशियल एक्सपेंस में क्या आएगा आपका ब्याज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगला आ गया आरओआई। ये समझ लो ये हर क्वेश्चन में आनी है। आरओआई वो आवाज करता है, आवाज तो पहले ही नहीं हुई पी है मेरी, गला मेरा पहले खिंचा है, खड़े हो। मेरी गल सुनो ध्यान नाल। अगर मैं कहूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सुने हुआ है, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। एक्चुअली जिन्नियां भी है ना ये उत्ते की रखना है, इन्हों ਲਈ ਕੀ अवेलेबल है किन्ना ਲਈ डिनोमिनेटर च रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है। तो कैपिटल इंप्लॉयड ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨ ਥੱਲੇ कैपिटल इंप्लॉयड। ਹੁਣ कैपिटल इंप्लॉयड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਟ ਪਲੱਸ ਇਕੁਇਟੀ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਆ ਤਿੰਨ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ईबीआईटी की होगा, पहला ब्याज मिलेगा, सरकार ਨੂੰ मिलेगा, उस तो बाद ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ मिलेगा, उस तो बाद इक्विटी ਨੂੰ मिलेगा। ईबीआईटी ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ईबीआईटी ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਕੁਇਟੀ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ईएई, पूरा ईपीएस इक्विटी वाले ਦਾ, पूरा ईपीएस इक्विटी वाले ਦਾ, ईएई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अगर मैं कहूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ऊपर क्या रखोगे, रिटर्न, नीचे क्या रखोगे, नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। ऊपर क्या रखोगे, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की कमाई। दोनों की कमाई कौन सी है, पैट। पैट कह लो या नेट प्रॉफिट कह लो।
पैट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੋਨों 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। अब जो गैस करनी मुश्किल है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रोटा रोटा क्या गया, टोटल एसेट्स। पैट अपॉन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट इज पैट अपॉन टोटल एसेट। ये तीन बढ़िया याद रहेंगी, ये डाउट रहेगा, याद रखनी है, पैट अपॉन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। क्योंकि है ना, किसी तो पूछ लो कमाई अलग होगा, नेट प्रॉफिट कमाई, जनरल कमाई था मतलब नेट प्रॉफिट तो पैट। एक और जी ROI है या ROC है, EBIT जो रखे प्री टैक्स प्रॉफिट है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट है, प्री टैक्स बिफोर टैक्स है। अगर कह रहे कि पोस्ट टैक्स ROI, क्या करोगे, ऊपर क्या रखोगे, पोस्ट टैक्स ROI है। अनीश ने इंटरेस्ट प्लस क्यों किया, क्योंकि डिबेंचर वाले ਨੂੰ पे करना है तो इंटरेस्ट ਉਹ होना चाहिए, पर आई नहीं करना, आप करना है EBIT ब्रैकेट 1 - T। गल एक ही है, फर्क है, पहला टैक्स हटा दो, ब्याज नहीं हटाना, सही है, ब्याज नहीं हटाना तो सर ब्याज एड बैक कर देना। ਹੁਣ पैट प्लस इंटरेस्ट करन ते आ करन च फर्क है, इक्को गल है, फर्क है नहीं, देख लो। एग्जाम्पल के लिए EBIT आपका 1 लाख, ब्याज आपका 20,000, वैसे ही रख लिया। PBT कितना रह गया 80, टैक्स कितना आपका 30%, 24 कितना रह गया, एक पासे रखना 56 + 20 76, दूजे पासे रखना EBIT 1 लाख -1 - T तो 0.70 70, तो आ फर्क पै गया। आपा की रखना 70 रखना है, दोनों में फर्क क्या है बताओगे, इसका भी लॉजिक है, यही क्यों रखा वो क्यों रखा, एज की है इंटरेस्ट टैक्स सेविंग है ना, वो आप एज रख ली, मतलब अगर आप कर रहे हैं ना पैट प्लस इंटरेस्ट तो फिगर की नहीं चक रहे हैं 76, जै पैट प्लस इंटरेस्ट रखन लग गए डैट दे टैक्स सेविंग का फायदा आप आपदे च रख लिया, पर वो अपने ना रखो, उधर रखो केडी च, डैट की कॉस्ट घटाओ, नहीं समझाया। पोस्ट टैक्स ROI और केडी, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। व्हाट इज केडी, इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 - T, भाई तेरा खर्चा कितना पै रहा है, और आ की चीज़ है, तू कमाई सानू कितनी अर्न करके दे रही है आफ्टर टैक्स, दिख नहीं रही हले थानू, एक मिनट, अपना 1 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मेरी गल सुनियो, अगर ब्याज ना होंदा टैक्स कितना बनता, हूँ 24,000 बने, ब्याज ना होंदा टैक्स कितना बनता, तो जो आ कढ़न लगे ना पोस्ट ROI, ये आप की करते हैं, आप कहने तो कमाया कि 1 लाख, जे कोई ब्याज ना हो टैक्स कितना पै जाए, ठीक है, तो तू कितना % कमा के दे रहा सानू, आ वाला मान लो आज भी आ गया 70%, मतलब 70% नहीं है, 70,000 है, तो 70,000 कमा के दे रहे, आप ये रख लिया, जी ब्याज करके टैक्स सेविंग हो रही है 6,000 की, तू उन्होंने भुल जा, तू की लेना, तू मैनू ये दस, तू बिजनेस कितना कमा के देना है सानू, तू 1 लाख कमा के देना है, 1 लाख तो तेरा 30,000 का टैक्स देना पैजू, तो ही बचिया। अगर बिजनेस का कमाने का रेट ROI
मतलब EBIT अगर आपकी EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ये अपना 10% है ये ना मतलब बिजनेस कितना कमा के दे रहे हैं 7% ही कमा के दे रहे हैं क्योंकि 30% टैक्स चला जाऊगा होगा ना। तो उधर जो आप कहने भी इंटरेस्ट तू सन टैक्स सेविंग करके देगा तेरी टैक्स सेविंग का बेनिफिट है उधरले पासे रखना इधरले पासे नहीं रखना इधरले पासे टैक्स सेविंग का बेनिफिट रख लेंगे फिर इधर आप चकते 76 ये समझना बहुत टेढ़ा काम है टिपिकल चीज़ है भी आई क्यों नहीं रखना तो आई क्यों रखना है रीजन मुक्क की गल यही है पर ये हले दिखा नहीं होना थोनों भी इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग है दोनों च एक पासे रखोगे या तो केडी ਨੂੰ बेनिफिट दोगे ਇਹਨੂੰ दोगे क्योंकि एक्चुअली ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ केडी तेरी कॉस्ट कितनी डिवेंचर तेरी कॉस्ट कितनी बिजनेस तू कितना कमा के दे रहा है बिजनेस अगर केडी से ज़्यादा कमा के देगा फिर ही आप डेट लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे फिर ही फायदा होगा फिर ही रिटर्न ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फिर ही पॉसिबल होगी केडी घट होवे बिजनेस ज़्यादा कमा के देवे फिर ही फायदा होगा दोनों फिक्र कंपेयर होनी है क्योंकि दोनों फिक्र कंपेयर हो रही हैं टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट दोनों च एक थां ते आऊगा इत्थे आप रख लेने क्योंकि आप कहने भी टैक्स सेविंग हो रही है तो मेरा ब्याज घट गया ठीक हो गया तो फिर इतने मैं ग्रॉस टैक्स रखूंगा 30,000 रुपया विदाउट इग्नोरिंग इंटरेस्ट द टैक्स सेविंग अगर इंटरेस्ट ना होंदा तो टैक्स सेविंग ना होंदी ना 6,000 दी मेरा ब्याज कितना टैक्स कितना बनता 30,000 इतने मैं ਵੱਡੇ वाला टैक्स रखे सेविंग इग्नोर मार के दोनों च एक थां ते रखना डीप है गल समझ आ गई वेल एंड गुड नहीं आई जान दो कि ही फर्क पै रहा है फॉर्मूला बस की है पोस्ट टैक्स का EBIT ब्रैकेट 1 - T ये वाला काम नहीं करना चले आगे क्वेश्चन अगर सिंपल आपको पूछे ROI कैसे निकालोगे EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड या EBIT ब्रैकेट 1 - T अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड तो अगर सिंपल पूछे तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय डिफॉल्ट आप क्या निकाल के दोगे प्री टैक्स वाला अच्छा एक और बात रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना प्रॉफिट दे सकते हैं एक तो EBIT देना उन्होंने एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो भी बेचारे उन्होंने देनी है होर आप की करनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो भी इधर ऐड कर ली ओके हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी कर लिया हमने EI अपॉन नेटवर्थ EI अपॉन इक्विटी रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब नॉमिनेटर में क्या पड़ा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस तो दोनों की कमाई की है पैट रिटर्न ऑन एसेट मतलब पैट अपॉन टोटल एसेट रिटर्न टोटल एसेट बोला था मैंने खाली रिटर्न ऑन एसेट है तो भी वही करना है रिटर्न ऑन एसेट ऑपरेटिंग पैट अगर कह रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है आपका EBIT पैट बोल दिया तो आफ्टर टैक्स तो EBIT ब्रैकेट 1 - T रिटर्न ऑन एसेट ऑपरेटिंग पैट नाले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाले आफ्टर टैक्स EBIT ब्रैकेट 1 - ऑपरेटिंग पैट ऑपरेटिंग EBIT आफ्टर टैक्स तो EBIT ब्रैकेट 1 - आगे शुरू हो गए डिविडेंड यील्ड रेशो डिविडेंड यील्ड रेशो क्या होती है इक्विटी शेयर होल्डर ने यील्ड मतलब क्या होता था कमाई डिविडेंड की कितने परसेंट कमाई अगर मैं कहूँ 12% की कमाई है तो मतलब क्या हो गया कमाई मिलनी है इन्वेस्टर को कमाई मिलने के लिए उन्हें की लाना है की इन्वेस्ट करूँगा फिर कमाई मिलूगी उन्होंने की इन्वेस्ट करूँगा शेयर प्राइस का मार्केट प्राइस जिन्ना है उन्हें इन्वेस्ट करूँगा एक्चुअल का शेयर अगर 2200 है 2200 इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब 2200 ला के उन्होंने की मिलेगा डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड की कमाई कितने परसेंट है की ला के की मिले कमाई का रेट आ गया अगर मैं कहूँ अर्निंग यील्ड अर्निंग मतलब इक्विटी शेयर को क्या मिलेगा तो डिविडेंड मिलेगा या EPS मिलेगा अर्निंग मतलब पूरा EPS अर्निंग यील्ड EPS अपॉन MPS अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन P रेशो क्योंकि P रेशो इज इक्वल टू MPS अपॉन डिविडेंड पे आउट रेशो डिविडेंड पे आउट रेशो
बताया तो था डिविडेंड पे आउट रेशो। ईपीएस का कितने परसेंट डिविडेंड पे करते हैं, डीपीएस अपॉन ईपीएस। ईपीएस का अगर 30% डिविडेंड पे करते हो, 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका मतलब क्या होगा, ईपीएस का 30%। ऊपर डिनोमिनेटर में डिविडेंड, डिनोमिनेटर में नीचे ईपीएस पॉइंट। तूने तो कहा था नया चैप्टर करा दिया, अब तो सो रहा है, नींद आ रही है तेरे को। रट्टे वाला काम किया हुआ है, दस समझाई था ना तुम गली गली रेशो रट्टा आओगी यार। 90% रेशो था ना, नाम ची छुपे हुए याद करना है। 10% याद करनी है, कैपिटल गियरिंग रेशो है वो याद करनी है किसी। सही है ले, 3-4 रेशो रेडी याद करनी है, बाकी तो नाम ची मतलब छुपया हुआ है। माड़ा लॉजिक समझो, क्रैक है। आज वाला लेक्चर पब्लिक कर देते हैं। सही है, नाम में छुपा हुआ है यार। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, उत्ते की रखनी है कमाई, थले की रखनी है नेटवर्थ। कमाई कौन सी, नेटवर्थ पहले डिनोमिनेटर रखो। नेटवर्थ मतलब मैं कराना याद है, नेटवर्थ मतलब नीचे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ऊपर इन दोनों के लिए कमाई, दोनों के लिए प्रॉफिट कौन सा है, प्रेफरेंस डिविडेंड देने तो पहला पैट, तो पैट दोनों डिविडेंड है ना, तो पैट अपॉन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस इनटू 100 रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर निकालना हो तो थल्ले इक्विटी उत्ते इक्विटी दी कमाई, ई अपॉन इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर डिवाइड बाय इक्विटी। इंटरेस्ट कवर रेशो क्या थी, एक्चुअली मान लो जो 8 पेज है, 8 पेज पता क्या 8 पैटर्न है, 8 रेशो ही पढ़नी है, 8 पढ़ लिया सारी हो गई। हर पेज दे सारी एक कनाल दी है, बताना क्या। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो इंटरेस्ट पे करना ਉਹਦੇ ਲਈ कितना अवेलेबल पे है न्यूमरेटर च, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ईबीआईटी ਦੇ ਵਿੱਚ प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो भी अवेलेबल है पे करने के लिए। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन लायबिलिटी। कैश रेशो एक ही बात है, डेट टू टोटल एसेट रेशो, डेट टोटल एसेट, और टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशो डिवाइड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट, कितने परसेंट ऑफ एसेट्स आर फाइनेंस फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स फंड। डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। कैपिटल गियरिंग रेशो, डेट प्लस प्रेफरेंस डिवाइड बाय इक्विटी। फिक्स कॉस्ट कैपिटल और इक्विटी की रेशो क्या है, जैसे डेट रेशो क्या, डेट इक्विटी रेशो क्या बताती है, 2:1 है जी। फिक्स कॉस्ट कैपिटल 2 गुना डेट टू द हाफ है जी। कैपिटल गियरिंग रेशो भी बता रही है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल का कितने टाइम्स आपका, इक्विटी का कितने टाइम्स आपकी फिक्स कॉस्ट कैपिटल है। और ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, केडी सी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो क्या थी, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिनोमिनेटर में सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। नेट प्रॉफिट रेशो, पैट अपॉन नेट सेल। हाँ ये याद रखना है, जहाँ जहाँ सेल रखनी है नेट सेल रखनी है, ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इन्होंने तीनों का प्रॉफिट होता है किहड़ा है, ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल। और अगर मैं कहूँ पोस्ट टैक्स आरओआई, तो ईबीआईटी ब्रैकेट 1 - टी। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट थले टोटल एसेट, ऊपर इन्हों की कमाई, एसेट की कमाई कौन सी है, सेल्स के पैट, पैट अपॉन टोटल एसेट या सेल अपॉन टोटल एसेट, पैट प्रॉफिट रख रहे हैं आप सारे कितने, हो गया वेरी सिंपल। डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड की कमाई, डिविडेंड की कमाई किमें इन्वेस्टर ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ, डिविडेंड अपॉन डीपीएस अपॉन एमपीएस। अर्निंग यील्ड रेशो,
EPS अपॉन MPS, डिविडेंड पे आउट रेशो, DPS अपॉन EPS, EPS का कितने परसेंट, डिविडेंड, मेरी बात ध्यान सुनना, क्वेश्चन में डिविडेंड दी अमाउंट कटने से दो तरीके ना हो सकता है, कदे कदे फेस वैल्यू उत्ते परसेंटेज ला आंदा है, कदे कदे डिविडेंड पे आउट रेशो। फेस वैल्यू आपको दे रखी है 10, ठीक हो गया, जेड़ा आप डिविडेंड पे करना है 70% करना है, 70% फेस वैल्यू का होगा कि EPS का होगा, EPS का होगा। आप डिविडेंड देना है 9%, 9% का होगा फेस वैल्यू, एक रेट देख लिया करो, बाकी क्वेश्चन की वर्डिंग देख लिया करो, पर यार रेट भी दस दूंगा, बड़ा थोड़ा जाता तो फेस वैल्यू का होगा, ज़्यादा सारा तो EPS का होएगा। 10 का 9% करोगे तो 0.90 पैसे हो गया डिविडेंड आपका DPS। उधर अगर EPS आपका 4P है तो 4 का 70%, 2.80, ऐसे फर्क पड़ गया, ठीक हो गया। पी रेशो क्या थी, पी रेशो, PE रेशो नाम पे पड़े ना, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस मतलब MPS, अर्निंग मतलब, उसने इतनी लंबी कहानी बताई थी पी रेशो, क्या बताती है आपको ये, डिनोमिनेटर के विच EPS है, ऑब्वियसली गल है MPS ज़्यादा बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर आंसर जो उसका निकलेगा ऐसे निकलेगा, 20 25 निकला है, 25 निकला है, इसका मतलब क्या हो गया, 25 डिवाइड बाई 1। 1 रुपया अर्निंग कमाने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे, पी रेशो क्या बताती है आपको, केड़ी कंपनी का शेयर सस्ता है, केड़ी कंपनी का शेयर महंगा है। तो जब दो कंपनीज के शेयर, दो कंपनीज को जब कंपेयर करना है कि कौन सी महंगी कौन सी सस्ती है, आप शेयर प्राइस ना कंपेयर करो, आप पी रेशो कंपेयर करो। ये तो ऑब्वियसली बात है, कभी भी एब्सोल्यूट फिगर नहीं कंपेयर करनी चाहिए, रिलेटिव रेशोज ही कंपेयर करनी चाहिए। ऐसा क्यों, पंजाब बोर्ड वाला जवाक, उन्होंने 100 नंबर के पेपर होंगे है, ਉਹਦੇ नंबर आए 75, CBSE वाले SSC नंबर के पेपर होंगे है, ये नंबर आए 77 या 73, CBSE वाला नालायक लग रहा है एब्सोल्यूट फिगर में, एब्सोल्यूट फिगर में CBSE वाला नालायक लग रहा है, पर CBSE वाले की है 73/80, उसकी है 75/100, तो इसका कितना हुआ 75%, और इसके कितने हुए, तो कोई तो 90% से ज़्यादा, मोर देन 90%, तो मोर देन 90%। तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट फिगर ना कंपेयर करो, रिलेटिव फिगर एक परसेंटेज रेशियो कंपेयर करो। 90.12, वेरी गुड। और बुक वैल्यू पर शेयर भी बताया हुआ आपको, थोड़े सारे क्वेश्चन किਵੇਂ हो गए, मैं तुम्हें एक चीज़ दसी नहीं, वो काम बंदी सी अगे, ग्रोथ कैसे, R/B/R, ये वाले क्वेश्चन थे एक दो, 48 था, G=B/R, ये किया नहीं। बुक वैल्यू पर शेयर क्या था, बताया था आपको ये भी, बुक वैल्यू पर शेयर क्या था, छेती बोलो छेती, 4 बज गए, 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। बोलो, मैंने थोड़ा नहीं सुना पर शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में, हेलो हेलो, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी तो पक्का रखेंगे, क्या प्रेफरेंस भी रखेंगे, क्या प्रेफरेंस भी रखेंगे, डिनोमिनेटर्स की पेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के नंबर ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, कल इक्विटी, तो ऊपर क्या रखोगे, खाली इक्विटी, खाली इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सर्वेंट्स, दिस इज योर बुक वैल्यू पर शेयर। और ये जो एक रेशो देखी थी ना उस दिन, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो क्या होती है ये, प्राइस टू, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस मतलब MPS,
बुक वैल्यू रेशो इज बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ HUL कितने पे ट्रेड कर रहा था, 10 टाइम्स पे, 9 पॉइंट समथिंग पे, जिसका मार्केट कैप कितना देखा था अपन ने, 5,34,000 करोड़। तो इसका मतलब बुक वैल्यू पर टोटल बुक वैल्यू कितना बना आपका, 53,400 करोड़। तो 10 गुना पे ट्रेड कर रहा था, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। ठीक हो गया, आगे चले, चल नहीं। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या थी, EPS अपॉन, अरे सर EPS अगर डिविडेंड पे आउट रेशो आपके 40%, इसका मतलब क्या हुआ, EPS का 40% डिविडेंड पे कर दिया तो 60% क्या है, जो रिटेन कर लिया। 40% डिविडेंड पे कर दिया, 60% रिटेन कर लिया, जो रिटेन कर लिया उसको बोलते हैं बी, रिटेंशन रेशो। व्हाट इज बी, रिटेंशन रेशो। वो जो बाढ़ रखे पर नहीं ऐसे चीज लिखे हुए रेशो चाहिए, कोई गल है बस। बी इज रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो कैसे निकालोगे, ऊपर क्या रखोगे, 40% क्या है, EPS का 40% डिविडेंड पे कर दिया, तो EPS का बाकी 60% रिटेन कर लिया। 60% कैसे आया, EPS माइनस EPS, रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय EPS, रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय EPS, तो क्या आ गया आपका रिटेंशन। और ये R मतलब क्या होता है, ROI। ROI कितना, ROI क्या होता है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेशो क्या होती है इसकी, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट प्लस इक्विटी प्लस। अब आप कहोगे सर ये G इक्वल टू B इंटू आर कैसे हो गया, ROI अगर आपकी 15% है, रिटेन अगर आप 60% कर रहे हो, तो ग्रोथ 9% की होगी। ऐसा क्यों सर, बताऊँ ऐसा क्यों। हम्म, मान लो, क्या मान लो, क्या मानो कि आपका एग्जिस्टिंग डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, 10 लाख है। छोटी फिगरें लो, छोटे बंदे छोटी फिगरें, ऊपर लिख देते ना रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ क्या है, डेट इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपकी ROE का रेट कितना है, बता देना फिर ROE कितना है, 15% है, ये हमने एग्जाम्पल में लिया ऊपर अभी अभी। 15% आपकी ROE है। ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जिन्नी कैपिटल एम्प्लॉयड लगी हुई है 15% अपन कमाई आऊगी, कमाई केड़ी आऊगी इन टर्म्स ऑफ EBIT, क्योंकि EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 15%। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROI करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, EBIT। कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% अपन कमाई आती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, 24-25 पुराना साल था, अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 10 लाख, ठीक हो गया। तो आपका EBIT कितना आया था, 10 लाख का 15%, 1.5 लाख रुपया। EBIT में से आपका इंटरेस्ट चला गया होगा, अपन ने इसको डेटा मान लो 10 लाख में से 2 लाख का है, 2 लाख के ऊपर जो कॉस्ट पे कर रहे हो 8% पे कर रहे हो, तो 1,60,000 का ब्याज चला गया ना, 2 लाख का 16,000 रुपये ब्याज चला गया। EBT कितना बचा, इंटरेस्ट गया, EBT कितना बचा, 1 लाख, टैक्स निल मान लो,
पैट कितना बचा? 134। ये जो पैट बचा क्या करना है इसमें से आपने? प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है। प्रेफरेंस का डिविडेंड मान लो, प्रेफरेंस भी मान लो अपने 3 लाख है, 3 लाख का 10% डिविडेंड देना है तो कितना देना है? 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया अपने प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है। कितना रह गया? 1,04,000। 1,04,000 क्या आ गया? यही आ गया। अब 1,04,000 जो ई आया, इसमें से आपने क्या करना है? कुछ तो डिविडेंड बांटना है और कुछ आपने रिटेन करना है। डिविडेंड कितना बांटना है हमने? डिविडेंड पे आउट रेशो कितनी है हमारी? 40% है डिविडेंड पे आउट रेशो, तभी रिटेन 60% करेंगे कि बी हमारा 60% है रिटेंशन रेशो। तो 40% आपने पे कर दिया, 60% आपने रिटेन कर लिया। रिटेन कितना किया? 60%। 1 लाख है ना, 60,000 बाट 400 रिटेन कर लिया। अगले साल अगर आपने रिटेन कर लिया मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन गया। अगले साल अपनी कैपिटल कितनी ओन की? 10 लाख तक की प्लस बाट 400 बढ़ गई। टोटल कितनी होगी अपनी? 10 लाख 62,400। 10 लाख 62,400 का कितने परसेंट कमाएंगे? ROI 15%। कितनी आएगी ROI? EBIT कितना आएगा? इक्को नाट। इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा आपका 16,000। कितना आएगा? एक 43,360। टैक्स तो आपका नील है। कितना पीछे बचेगा? 43,360 माइनस प्रेफरेंस रिटर्न आपका वही रहेगा 30,000। कितना आ गया ये? कह लो EPS कह लो, इक्को ही गल है। या EPS एक ही बात है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही करने कर लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी। 2 लाख ते 3 लाख की आ होगी तो फिर इक्विटी कितनी रहेगी? 5 लाख की। 5 लाख की जो आपकी इक्विटी है रुपीज़ डिवाइड बाय शेयर कितने हैं? तो 5 मतलब फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 10 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके? 50,000। EPS पिछले साल कितना सी? 1,04,000 डिवाइड बाई 50,000 इक्विटी शेयर। पिछले साल EPS कितना था? अगले साल EPS कितना हो गया? 2.2672। कितने परसेंट ग्रो हो गया ये? चेंज कितना है इसका? 8 घटाया 0.1872 डिवाइड बाय 2.08। कितने परसेंट ग्रो हो गया? हमने भी क्या सोचा था कितने परसेंट ग्रो होगा? बताओ। हमने सोचा एक्चुअल होया की फंडा की है जिन्नी अपनी रिटेन्ड अर्निंग सी उन्होंने ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦਾ 15% ਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਆ ਗਈ। ਰਿਟੇਨਡ अर्निंग ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 60%। ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ? 60% ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ EPS 60% ਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਐਕਸਟਰਾ 0.6 ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਵਧੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ 15% ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 9% ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਗਰੋਥ। EPS ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਜੂ? ਆ 60% ਵੀ EPS ਦਾ ਹੀ ਸੀ। EPS 60% ਵਧਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ 15%, अगले साल EPS 9% बढ़ जाओ। सिंपल फंडा। अब ग्रोथ EPS आपका कितना ग्रो हो गया? 9%। एक मिनट, डिविडेंड पे आउट रेशो कितना सी अपना? 40%। इस साल डिविडेंड कितना वंडिया सी? 2.08 का 40% कितना हो गया था? 0.832। अगले साल भी अगर डिविडेंड पे आउट रेशो आपका 40% ही है, डिविडेंड कितना बनेगा? नौ सौ छः 88। डिविडेंड में कितना ग्रो कर गया?
तभी मैंने कहा था कि ग्रोथ इन EPS इज इक्वल टू ग्रोथ इन MPS, या फिर ग्रोथ इन DPS कहा था। MPS भी कैसे आ जाएगा, पी रेशो। अगर आपकी पी रेशो कांस्टेंट मान के चलो 25, अर्निंग कितनी थी 20 साल, 2.08, 2.08 इंटू 25, MPS कितना था 20 साल, 52 गुना, अल्लाह 52। और उधर कितना हो जाएगा, आंवला EPS इंटू 25 रुपये का पी रेशो, 50 पॉइंट कितना ग्रो हो गया। टाइम ना यार, गला किच्छा है वो। मैडम बैठे मैडम उस सही है नहीं मैडम, खत्म है मैम पे 4 लाख कितना हो गया ये। तो ग्रोथ इन EPS कितना था 9%, ग्रोथ इन DPS कितना था 9%, ग्रोथ इन MPS कितना है। तो ग्रोथ इन EPS, DPS और MPS तीनों सेम रहती है। और ग्रोथ निकलती कैसे है, ROI इंटू रिटेंशन रेशो। ठीक हो गया। तो फंडा क्या है यहाँ पे, क्या रखना है, ROI रखना है, ROE रखना है, ROI रखना है। वो ICAI के 47 क्वेश्चन में क्या सीन है, क्वेश्चन देता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग बातें हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली R मतलब छोटा r मतलब ROI, और उन्होंने क्वेश्चन में ROE दिया हुआ था, ROE को उठा करके कर दिया, कहते डाटा इंसफिशिएंट था तो ROI क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे कर दो, ऐसे कैसे कर दो, काम गलत हो जाएगा ना। पर चलो टेक्निकली वैसे यही है कि G इज इक्वल टू ROI इंटू बी क्या है, रिटेंशन रेशो। ये फंडा सही हो गया, G इज इक्वल टू बी इंटू, आपने तो यार ये याद करके चलना है, फिर डेरिवेशन थोड़ी आनी है, प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके नहीं दिखाना आपने, आपने तो बस G इज इक्वल टू बी इंटू। चले आगे, ना क्या होता है, 1 घंटा हुआ अभी। देखो हमने वैसे रेशो जो ऑनलाइन पढ़ी थी उसका नाम क्या था, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। इधर बस उसको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशो बोल देते हैं, एक ही बात है। आगे चले, टर्नओवर रेशोज आ गई अभी। क्यों गए, बड़ी जल्दी तक, एक 1.25 घंटे में थक गया आप, 1 घंटा 20 मिनट हुए अभी। तो कॉस्ट याद है, कॉस्ट जो बस आलू पानी, पीना पानी, भेजो बस। कॉस्ट याद है, कॉस्ट, कॉस्ट मैं बना नहीं रहा, आपको याद है, याद है ना। छोड़ो ये ज़्यादा डिटेल्ड है, आप अपने हिसाब से अभी FM के लिए बनाते हैं। FM के लिए कॉस्ट ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए थी, मोटी मोटी, स्टार्टिंग विद रॉ मटेरियल परचेज अगर गिवन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो क्या करें, रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर निकालना हो तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस
स्टॉक रॉ मटेरियल इज इक्वल टू योर रॉ मटेरियल कंज्यूम लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बन गया आपका प्राइम कॉस्ट। चलो, और ये प्लस क्या कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बन गया आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इन तीनों को क्या बोलते हैं आप कन्वर्जन कॉस्ट। ये हो गया, ये रॉ मटेरियल छोड़ के लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड इज योर कन्वर्जन कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करोगे प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्या बन गया आपका ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट। के बाद एडमिन ओवरहेड्स या क्वालिटी कंट्रोल या फिर R&D कॉस्ट, क्या बन गया आपके पास कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, COGS नहीं, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। इतने एडमिन वगैरह तो होंगे ही नहीं। चलो प्लस फैक्ट्री एडमिन, प्लस फैक्ट्री एडमिन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। के बाद गुड्स ने प्रोड्यूस हो गए, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फिनिश्ड गुड, क्या बच गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। बस बहुत है, इतना बहुत है हमें। थोड़ी इन्वेंट्री देखो, दो तीन तरीके दिए ना, एक कौन सी रॉ मटेरियल, एक WIP और एक फिनिश गुड। अगर हम कहें फिनिश स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो में डाउट आ जाएगा ना सर, स्टॉक कौन सा रॉ मटेरियल वाला, WIP वाला या फिर फिनिश गुड वाला। तो अगर हम कहें फिनिश गुड टर्नओवर रेशो, फिनिश गुड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वैसे जब खाली बोलते हैं ना स्टॉक टर्नओवर रेशो मतलब फिनिश गुड की बात कर रहे हैं। स्टॉक मतलब खाली, फिनिश गुड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये बचपन से आपको याद है, क्या था ये कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज फिनिश गुड। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਥਰਡੀ ਫਿਗਰ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਪਏ ਆ ਆ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਯਾਰ। रख ले, की दिक्कत है। नहीं दिमाग ज़्यादा नहीं, वो शाम देन चल रहा है, जिथे देन चल रहा है उत्थे खाली कप नाल होन, मैनर्स अच्छे नहीं है, इंटैलीजेंट है बंदा, पैड़ा ला देना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज फिनिश गुड, ठीक हो गया। इतों मैं थोड़ा दसना पता की चाहता सी, हेलो वेले हो, इतों मैं तुहानूं दसना पता की चाहता सी, जिथे एवरेज इन्वेंट्री पई है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ फिगर चकनी है और थल्लेडी फिगर चकनी है। ये कॉग्स आप बचपन से ऐसे ही रखते हो, निचली फिगर रख दे आप, ये ऑब्जर्व कराना से निचली फिगर रखते, मतलब अगर रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो चाहिए तो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऊपर क्या रखोगे, जो भी पर एनम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कौन सा, एवरेज रॉ मटेरियल। ऊपर क्या रखे, एवरेज रॉ मटेरियल परचेज पूरे साल की, रॉ मटेरियल कंज्यूम पूरे साल का। कंज्यूम ने तो ये आप लोटपोट होते जाने थे, परचेज रखिए कंज्यूम रखिए की रखिए, निचली चीज रखनी होंगी। WIP टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज WIP। तीन रेशियोज होगी आपकी, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, WIP टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर मैं कहूँ डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो ऊपर डिवाइड बाय तो एवरेज डेटर, ऊपर सेल या कली क्रेडिट सेल, कली क्रेडिट सेल, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर। ठीक हो गया। सारी रेशियोज क्या बताती है ये,
ये पांचों रेशियोज टर्नओवर रेशियो क्या बताती है? डिनोमिनेटर से ਜਿਹੜੀ आइटम पई है ਉਹਦਾ एवरेज, ठीक हो गया? एवरेज ऑफ डिनोमिनेटर मतलब एवरेज ऑफ स्टॉक, एवरेज ऑफ डेटर, एवरेज ऑफ क्रेडिटर, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾ। एवरेज डेटर, अगर आपने 1 लाख ਦੀ डेटर ਪਈ है पूरे साल 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਦੀ सेल करती? 50 अगर डेटर टर्नओवर रेशियो है 50 टाइम्स, तो उसका मतलब क्या हो गया? एवरेज डेटर जिन्हें पे तो 50 गुना सेल करती, मिनट मार दे आप पैसे इकट्ठे कर लगे, डेटर अपने ब्लॉक नहीं रहते। पर यही आपने पूरे साल में सेल करी 1 करोड़ की डेटर, आपके बड़े 70 लाख के, 1 करोड़ डिवाइड बाय 70 लाख, ठीक हो गया? माल बेची ने उधारी सुट्टी ने है, पैसा कोई दिंदा नहीं, बेकार है कंपनी, शॉर्ट हो गया। अब अगर हम कहीं करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? करंट एसेट, ऊपर क्या रखेंगे? सेल्स। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, पहले फिक्स एसेट होते सेल, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो सर जब भी टर्नओवर रेशियो आएगा तो ऊपर में सेल रखेंगे? हाँ, अगर ऐसा कोई आइटम नहीं है तो आइटम स्पेसिफिक आपको कोई दिखे पूरे साल वाली फिगर तो वो, नहीं तो सेल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल अपॉन वर्किंग, और वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट में लायबिलिटी, सिंपल होगी। रेशियोज एक पेज और हो गया, ठीक रहेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। इसी को बोलते हैं अपन खाली कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो नाम से पता लग गया ना, खाली कैपिटल रेशियो, कैपिटल का मतलब ही ये तीनों ही है, डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस। डिनोमिनेटर कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट का मतलब क्या होता है? नेट एसेट, नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब टोटल लायबिलिटी या कली करंट लायबिलिटी? तो नेट एसेट मतलब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो टोटल लायबिलिटी करोगे तो काम गलत हो जाएगा, तो नेट एसेट और नेटवर्थ एक ही बात रह जाएगी। नेटवर्थ की होता है बकाया पीछे की छड़ना है, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर नेट एसेट में भी आप सारी लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो पीछे क्या बच गया? इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर नेट एसेट और नेटवर्थ एक ही बात हो गई। नेटवर्थ मतलब इक्विटी प्रेफरेंस। अगर नेट एसेट मतलब आप ये कहोगे सारे एसेट मैंने सारी लायबिलिटी कर दो, तो पीछे की बचा? इक्विटी प्रेफरेंस, शेयर होल्डर फंड। फिर तो नेट एसेट और नेटवर्थ एक ही बात होगी। क्या होनी चाहिए ऐसा? नेट एसेट और नेटवर्थ होना नहीं चाहिए ना। फिर याद रखना कि नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कल करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी, मतलब पीछे का बचना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड बचनी चाहिए। नेट एसेट मतलब कैपिटल। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ मतलब आया ना नेट एसेट मतलब सारी लायबिलिटी माइनस कर दो, आपने हो सकता है अमेलगमेशन AS14 सोचा हो पीसी के लिए। नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड में डिवेंचर भी माइनस करेंगे, इन्हें तो सोचा ही नहीं सर। ओए AS14 ਛੱਡ ਦੋ, ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੋ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਨੈਟ ਐਸੈਟ मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, मना नहीं करूँगा कोई। हाँ वही कह दूँगा हाँ थोड़ी गल सही है, पर AS14 में ऐसा है, ये जनरली एक्सेप्टेड है, वो स्पेसिफिक है। तो जनरली एक्सेप्टेड FM वाली चीज़ें है ना जो जनरली एक्सेप्टेड है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो ठीक हो गया। ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ है ना ये कुछ नहीं है, बेकार है ऐसे, मतलब ये ना एक और फॉर्मूला बन जाता है, कहते ROA प्रॉफिटेबिलिटी इनटू ऐसे कर दो तो निकल आएगा। ये चीज़ें छड़ दियो, जिन्ना मैं थोड़ा कराया ना, देखो जो तुम कर नोट्स पढ़ोगे थोड़ा पता होगा भी ये सर ने कराया कि नहीं कराया। जी चीज़ें कराई है ना, एक बार वो करके तुम क्वेश्चन सॉल्व करो।
क्वेश्चन सॉल्व करन लगे। एक होर गल, नोट्स 2-3 बार पढ़ियो, 2 बार क्वेश्चन शुरू कर दियो। क्वेश्चन शुरू करके कभी रेशो नहीं समझे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਸ ਦੇਖ ਲੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। चलो हाथी निकल गया, पूंछ रहेगी, सिर्फ होल्डिंग पीरियड रहेगी और जब आपके रेशोस खत्म। हाथी निकल गया, पूंछ रहेगी, होल्डिंग पीरियड रह गए, होल्डिंग पीरियड। हेलो, अगर हम कहें रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, उसका मतलब क्या हुआ? या फिर पहले डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। वो देखियो अभी हमने एग्जांपल ली थी ना, पूरे साल की सेल अगर हम कहें कि आपकी 20 लाख की है और आपके डेटर कितने बड़े हैं 10 लाख, इसका मतलब क्या हुआ? 20 लाख की सेल है, 10 लाख की डेटर ही पई है, अद्धे साल की सेल अपनी डेटर च पई है, अद्धे साल की सेल डेटर च पई है, 6 महीने के पैसे लोगों तो लेने पे है। तो आपने किया गया 12 महीने डिवाइड बाय 10 लाख की सेल है, डेटर कितने आपके 6 लाख के, सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर 6 लाख, 2 टाइम्स आ गया। तो 12 महीने बटा 2 इक्वल टू योर 6 महीने, 6 महीने योर डेटर कलेक्शन पीरियड। 12 महीने 365 दिन या फिर आपके 52 हफ्ते डिवाइड बाय आपका टर्नओवर रेशो, बचपन में ये बात करी हुई है आपने एक तो। या फिर इन्हों आप देख सकते हैं डेटर कलेक्शन पीरियड इज किन्ने दिनों की सेल डेटर च पई है। डेटर कलेक्शन पीरियड क्या है? डेटर कलेक्शन पीरियड किन्ने डेज दी सेल इन द फॉर्म ऑफ डेटर खड़े है, किन्ने दिनों की सेल के पैसे लेने खड़े है, किन्ने दिनों की सेल कटनी है, आप किन्ने दिन, आंसर में क्या चाहिए आपको? डेज चाहिए। अगर मैं ऊपर रख लूँ सेल्स, नीचे रख ना, ऊपर रख लूँ डेटर्स, नीचे रख लूँ 1 डेज क्रेडिट सेल, देखियो की बन गया। एक दिन की क्रेडिट सेल कितनी, डेटर कितने, अगर आपके डेटर खड़े हैं 6 लाख के और एक दिन की सेल कितनी है आपकी 20,000, तो इसका मतलब क्या बन गया? एक दिन की क्रेडिट सेल कितनी है 20,000, 6 लाख के टोटल डेटर खड़े हैं, कितने दिनों की सेल डेटर खड़ी बन गई कहानी। जितने भी ये सारे पीरियड्स हैं ना, कैसे निकालोगे? तो ये पता लग गया भी, देखो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड अगर निकालना है तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के लिए 2 आइटम कौन सी आएगी? एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम या परचेज, ऊपर वाली आइटम, नीचे वाली आइटम। नीचे क्या था, कंज्यूम या परचेज? कंज्यूम। एक तो आपने रखना कंज्यूम, दूसरा का रखना आपने एवरेज रॉ मटेरियल, ठीक हो गया। अगर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालना है तो आप क्या कहोगे? किन्ने दिनों की रॉ मटेरियल कंजम्पशन जोगा माल स्टॉक च पे, उत्ते की रख लांगे एवरेज रॉ मटेरियल कितना पे डिवाइड बाय एक दिन की रॉ मटेरियल, तो कितने दिन की कंजम्पशन पड़ा, एक दिन में इतना कंज्यूम होता है, हमारे पास कितना पड़ा है, कितने डेज की कंजम्पशन का सामान हमारे पास पड़ा ही ऑलरेडी, ठीक है ना। कितना यूजफुल है देखो, ਇਹਦਾ आंसर अगर 20 दिन आ गया, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया अगले 20 दिन सप्लायर फोन करके कहता ਵੀਰੇ अगले 5 दिन माल नहीं आना, वो स्टेट ऑफ हार्मूज बंद होया हुआ है, हम कहते कोई बात नहीं हमारे पास 20 दिन का स्टॉक पड़ा है। कितना हेल्पफुल है ये चीज़, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। सिमिलरली WIP होल्डिंग पीरियड मतलब उत्ते ही रखांगे एवरेज WIP डिवाइड बाय 1 डे WIP नहीं होए, 1 डे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, 1 डेज नेट फैक्ट्री ये तो ज़्यादा कम नहीं आती ना, तो बोल के समझ आ रही है ना बोली जा रही है, पर याद तो हो जूगी क्योंकि सारे चीज़ की करना है, उत्ते डेटर रख ले, रॉ मटेरियल रख लिया और किन्ने दिना दी, तो एक दिन की सेल थले रख लो, किन्ने दिन आ जाएंगे, किन्ने दिन की सेल पई है। डेटर सब तो सौखा याद रहूगा, डेटर डिवाइड 1 डे क्रेडिट सेल, या फिर एक काफ़ी फंड है 365 दिन डिवाइड बाय टर्नओवर रेशो, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, ये तो याद ही होगा। एक और गल,
मान लो अपना क्रेडिट पीरियड कितना है, उधारी पीरियड 7 दिन है, ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ है? अगर आपका क्रेडिट पीरियड कितना है 7 दिन, इसका मतलब क्या है? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੇਲ ਹੋਈ ਉਹ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜਾਣਗੇ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, 29 ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, 28 ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, 27 ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, 26 ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, 25 ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਣ ਆਣੇ ਸੀ? 24 + 7 31 ਨੂੰ, ਤਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦੀ सेल का पैसा 31 मार्च ਨੂੰ आ गया होने। हाँ, तो 31 मार्च को कितने दिनों की सेल का पैसा डेटर में खड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपका उधारी पीरियड 7 दिन है तो कितने दिन की सेल डेटर में खड़ी होगी? 7 दिन की। ठीक हो गया। तो अगर क्रेडिट पीरियड 7 डेज है ना, तो इसका मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड 7 दिन है। डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है? डेटर कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू योर क्रेडिट डेज, उधारी पीरियड। किन्ने दिनों बाद पैसा आंदा है या किन्ने दिन की सेल उधारी छड़ी। अगर 7 दिन की सेल उधारी छड़ी है तो मतलब 7वें दिन पैसा, 8वें दिन पैसा आंदा है ना, 7 दिनों बाद पैसा आंदा है बेसिक। अगर आपके 7 दिन की सेल डेटर में खड़ी है, 7वें दिन पैसा आंदा है, 7 दिनों के बाद पैसा आता है। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कैसे निकालोगे? क्वेश्चन कह रहे हैं सप्लायर को 10 दिन बाद पे करते हैं, तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कितना है? 10 दिन। या फिर इन्होंने कह लो 10 दिनों की परचेज क्रेडिटर च खड़ी है, ऊपर की रखांगे, ऊपर की रखांगे क्रेडिटर डिवाइड बाय 10 दिनों की परचेज क्रेडिटर च खड़ी है डिवाइड बाय 1 दिन की परचेज कितनी? 1 दिन की क्रेडिट परचेज, ये ध्यान रखना, 1 दिन की क्रेडिट परचेज कितनी? आपको निकलो कितने दिनों की परचेज खड़ी है, इन्हें 1 दिन की कितनी है। बेसिकली जो पीरियड कटांगे उपरली फिगर वड्डी रहनी चाहिए, थल्लेडी फिगर छोटी। 1 दिन की, 1 दिन की छोटी सी फिगर, 1 दिन की, 1 दिन की बस छोटी सी फिगर याद रख लेना। रेशो ना आए ना करियो, इतने मैं थोड़ा लिख के दित्तियां हुई हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम बटा आप ऐसे ना करना, नोट्स भी थोड़ा दोनों तरीके नाल है। वरण दे दे, पैकेट दे दे, पैकेट ही खा लेंगे, मजाक कर दे। बाकी पे निकला कहती है एक पिन तक कटते फिरनगे ये। ਐਂ ਕਰੀਓ परसों लेक्चर लाना आऊंगे ना, परसों इतने साइडा ते पिन लवा के फिर टेप लवा देंगे, परसों वापस दे दियो, परसों कम करा देंगे, एक ही ले जाओ। ओहो, नंबरिंग तो फिर करनी भूल गया। जो मैं करी ना सैट मेरे दिमाग च भी सी नंबरिंग लाऊंगा, बस कोई ना यार पाई रहने एक ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਗੁਰਕੀਰਤ, तो गुरकीरत एक होर ले ली, बस कोई गल नहीं, तू बेला तू जा बस घरे थोड़ी जाना है। क्लास की सफाई करनी है, बहुत गंदी हुई पई है।
ओए मेरी गल सुनियो, जिथे नोट्स आवला पेज खत्म होंदा ना आवला, देखो दोनों नोट सारे देते एक्चुअल विच ने थोड़े जे सॉर्ट करने वाले सी दवा दवा बनाते दवा कंपाइल करते थोड़ा जा अगे पिछे हो गया, इतने यार इस चैप्टर खत्म हो गया। ये फॉर्मूले 8 तरीके ने दिते हुए है, 1 2 3 4 5 6वां पेज छड़ के 7वें पेज ना आ दिते हुए है, डिवाइड बाय कंज्यूम इन 1 डे 1 मंथ 1 डे है ना, तुसी ऐ याद कर लो, ये सौखा है याद करना। किन्ने दिन ये चो ना 2 गल्लां कम हो जाऊगा, किन्ने दिनों की सेल, ठीक है। देखो तुसी ये याद करने से की करना, बस एक तो आइटम याद हो गई। हेलो ओए ओए, रॉ मटेरियल की अगर कोई भी रेशो निकालनी है, रॉ मटेरियल से नीचे वाला कंज्यूम या ऊपर वाला परचेज, नीचे वाला कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिनिश गुड के लिए कॉग्स, और आपका WIP के लिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तीन चीज़ें याद हो गया। डेटर के लिए क्रेडिट सेल और क्रेडिटर के लिए क्रेडिट परचेज, याद हो गया आइटम। या तो टर्नओवर रेशो करनी है, टर्नओवर रेशो की है जिन्ना एवरेज इन्वेंटरी पे है। एक चीज़ याद कर लो, जी चीज़ याद जिवें डेटर याद हो सारा सौखा, डेटर याद कर लो, जिन्ने एवरेज डेटर पे है किन्ने गुना पूरे साल च सेल करती, डेटर टर्नओवर उत्ते की रखनी है पूरे साल की क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। ठीक हो गया, याद हो गया, सारी रेशो याद हो गया। क्रेडिटर के लिए क्या उठाना था, एक तो क्रेडिटर उठाना था और एक परचेज उठानी थी। थल्ले की एवरेज क्रेडिटर उत्ते पूरे साल की क्रेडिट परचेज, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो थल्ले एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड उत्ते रॉ मटेरियल कंज्यूम पूरे साल का, सारी रेशो हो गया। पीरियड होल्डिंग पीरियड चाह जाओ, डेटर कलेक्शन पीरियड क्या था, किन्ने दिनों की सेल डेटर से खड़ी है, ऊपर क्या रख लो सेल डिवाइड बाय एक दिन की ना, ऊपर क्या रख लो एवरेज डेटर डिवाइड बाय एक दिन की सेल, तो कितने दिनों की सेल खड़ी है। सारे की रखने थल्ले एक दिन की कंज्यूम, एक दिन की सेल, एक दिन की परचेज, एक दिन का नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एक दिन की कॉग्स, ऊपर इन्वेंटरी एवरेज वाली वैल्यूज। शॉर्ट हो गया, ये रेशो होगी आपकी। एक और गल दसा, जिमें इतने रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो ये तो हो ही गया था, जैसे कि ये करंट एसेट टर्नओवर रेशो है ना, करंट एसेट टर्नओवर रेशो उत्ते सेल्स पूरे साल दी है ना, करंट एसेट बैलेंस शीट डेट दे चक्की पूरे साल दे चक्की है, ऊपर पूरे साल का तो भी पूरे साल का चकना चाहिए, करंट एसेट्स नहीं एवरेज करंट एसेट होने चाहिए। जिमें कि आप रेशो कितने रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो की है पूरे साल का डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, WIP टर्नओवर पूरे साल का डिवाइड बाय एवरेज, तो जिथे तो पूरे साल की फिगर है उत्थे दोनों फिगर उत्ते थले पूरे साल दियां होन। पर अगर वही रेशो थी जैसे आपकी करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो उत्ते करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम द बैलेंस शीट डेट ते। सही बताऊँ तो क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, रेशियो चैप्टर खत्म है, मजाक नहीं है, लिटरली आसान काम है? खाली हाथ नहीं आना, मतलब करके आना काम, हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।